Good afternoon, everyone. Today is 4th of December, and we are back to our relaunched initiative of current affairs analysis (CNA). Like you all know कि हम लोग 2nd December से नया से शुरुआत किया, and as a part of it, we would be discussing 5 MCQs जो कल के CNA के जो थे वो आज CNA के डिस्कशन से पहले हम वो 5 MCQ डिस्कस करेंगे, एंड देन आज का CNA आगे बढ़ाएंगे. सो आज जो 5 आर्टिकल डिस्कस करने वाला है उसमें से पहले 2 जो है वो अगेन मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाद के जो 3 है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रिटिकल है. फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिविजिटिंग अर्बन लिवेबिलिटी. अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में जो अलग अलग इंडाइसेस आता है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेटर है, कौन सा कम है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है. इस आर्टिकल में ये देखा गया है कि कौन से पैरामीटर्स है जो इंडाइसेस इग्नोर कर देता है, कौन से पैरामीटर्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उनको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कौन से हिडन पैरामीटर्स है जिनको इवैल्यूएशन में जगह मिलना ज़रूरी है. इसके बारे में फर्स्ट आर्टिकल है, वो एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी कनेक्टेड है. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज क्रिटिकल मिनरल इम्पेरेटिव. ये 21st century, if you want India to be the leader in the 21st century, it has to act upon its critical minerals. So second article discusses about the policy that India has brought in recently. उससे हमारा इकोनॉमी में कैसा बेनिफिट होगा, साइंस एंड टेक में उसका रोल क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी में क्या रोल है, इसके बारे में सेकंड आर्टिकल डिस्कस करता है. थर्ड आर्टिकल इज अबाउट इन्वेजिव एलियन प्लांट्स इन इंडिया. इन्वायरमेंट से आता है. फोर्थ इज फ्रॉम डिफेंस, INS तारागिरी, इंडियन नेवी में जो न्यू इंडक्शन हुआ है उसके बारे में है. एंड लास्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. लास्ट के 3 आर्टिकल जो है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द QR कोड ऑफ द टेलीग्राम चैनल ऑफ CSAP. I would urge you to scan it and join the Telegram channel so that you get access to all the PDF and the infographics that we share through CNA. Our new foundation batch, largely suited for working professional and for other students as well, will be starting from 9th of December. You can confirm the date by contacting this number. So before we start these questions, these topics, let's go through the question mentioned in yesterday's CNA. अब मोटिव ये है कि जब आप CNA पढ़ते हो, देखते हो, तो सिर्फ उसको देखकर छोड़ नहीं देना है, उसको समझना है, उसको पढ़कर उसको अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करके पढ़ाई में भी इम्प्लीमेंट करना है ना. तो इसके लिए MCQs जो होता है वो दिए जाता है. तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड उनको आप चेक करिए. वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन द नेक्स्ट डे सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए पिछले दिन का CNA का, और आपको टेक्निक्स MCQ सॉल्व करने की भी पता चले अगर कोई टेक्निक डिप्लॉय करनी पड़ती है तो, अगर कंटेंट कम पड़ता है तो. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कल का फर्स्ट आर्टिकल जो था दैट वाज रिगार्डिंग राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. तो उस एक्ट के 2016 का एक्ट है, उसके बारे में एक MCQ था. इट एक्सपांडेड द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज फ्रॉम 7 to 21. ये फैक्ट तो करेक्ट है, ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि 7 से 21 कर दिया था, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इंक्लूड किया गया है, या सेरेब्रल जो डिसलेक्सिया या वो जो पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो C एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 नहीं है. इट मेक्स एक्सेसिबिलिटी अ लीगल राइट एंड मैंडेट्स यूनिवर्सल डिजाइन इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए, अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो उस एक्ट में ऐसा दिया गया है कि राइट बना दिया जाए या यूनिवर्सल डिजाइन हो, लेकिन ये जो वर्ड है मैंडेट्स, मीनिंग मेक्स इट एब्सोल्युटली कंपलसरी, ये एक्सट्रीम वर्ड है. तो इसमें यस दे हैव स्पोकन कि पॉलिसी इस तरीके से फॉर्मुलेट की जाए, लेकिन इतना एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सिंस statement 2 is wrong, option B and option D get eliminated. So even without having to read these two statements, we know the correct answer is option A, statement 1 and 4 only.
फिर भी हम स्टेटमेंट देख ही लेते हैं. स्टेटमेंट 3 इज इट प्रोवाइड्स फॉर 5% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. नो, इट प्रोवाइड्स 4% इन गवर्नमेंट जॉब्स. जो 5% रिजर्वेशन है वो है हायर एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें. तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फोर्थ, इट इज अलाइन्ड विद इंडियाज ऑब्लिगेशंस अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, that is A. 1 and 4 only. Second question is regarding संचार साथी एप्लीकेशन. ये हमारा सेकंड आर्टिकल था yesterday का डिस्कशन का. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट सेज अ संचार साथी ऐप रिक्वायर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यूजिंग द यूजर्स फोन नंबर. अगेन मैंडेटरी, वेरी एक्सट्रीम वर्ड. An Android device, the app can automatically access all logs and send SMS without user intervention. No यार, automated app थोड़ी ना है. तो statement 2 is wrong. 1, B, C सब गया. Correct option is D. 1, 3 and 4. ठीक है. Next question number 3 रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी. WHO का जो फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस आया इनफर्टिलिटी का उसके बारे में है. इट रिकमेंड्स इंटीग्रेटिंग फर्टिलिटी केयर इनटू अ नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजीज एंड पब्लिक फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर. यस, ये तो कल के आर्टिकल में हमने पढ़ा है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सो C इज एलिमिनेटेड. द गाइडलाइंस फोकसेस ओनली ऑन ट्रीटमेंट एंड एक्सक्लूड्स प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज लाइफस्टाइल इंटरवेंशन. एक यहाँ पे 2 क्लूज है. एक ओनली एक्सट्रीम वर्ड है तो इसकी वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा. बट फिर भी आप चाहो तो सेकंड पार्ट में जा सकते हो कि एक्सक्लूड्स प्रिवेंटिव मेजर्स. प्रिवेंटिव मेजर्स इज ऑलवेज बेटर देन द क्यूरेटिव मेजर्स. सो कोई भी हेल्थ का पॉलिसी जब आता है, कोई प्रोग्राम आता है, तो इट इज बट नेचुरल टू एक्सपेक्ट कि उसमें सिर्फ क्यूरेटिव फीचर नहीं होंगे, उसमें प्रिवेंटिव फीचर्स भी होंगे. तो ये एक्सक्लूड प्रिवेंटिव मेजर्स, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. So option D is eliminated. Now you are left with A and B. और A और B में नंबर 3 स्टेटमेंट जो है वो कॉमन है. तो 3 नंबर का स्टेटमेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. बट तो ये करेक्ट ही है, लेकिन हम अपने रिवीजन के लिए पढ़ लेते हैं. इट रिकॉग्नाइजेस अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी. करेक्ट. इट एडवोकेट्स फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट as a part of infertility management. Yes. जितना अवेयरनेस आज मेंटल हेल्थ के बारे में उतना अब तक की हिस्ट्री में कभी नहीं रहा. सो एनी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी विल हैव मेंटल हेल्थ कांस्टेंट और framework which deals with the psychology of the patients as probably the integral part of that policy. So ये correct है. Statement 4 is correct. So correct answer would be B, that is 1, 3 and 4 only. Fourth question is regarding exercise एक्वेरिन. एक्वेरिन अगर आपको याद है तो जो मालदीव्स है उसके लोकल लैंग्वेज में एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, दोस्त. So this exercise is conducted alternatively in India and the Maldives and includes training in jungle, semi-urban and coastal terrains. Correct. Statement 1 is correct. तो यहाँ पे options दिया है 1 only, 2 only, 3 only and all 4. ठीक है. Garhwal Rifles is the permanent representing regiment for India in every edition of the exercise. No, India में there are n number of regiments है ना. राष्ट्रीय राइफल्स है, राजपूताना राइफल्स है, राजपूताना रेजिमेंट है, JNK जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, आसाम राइफल्स है. सिर्फ गढ़वाल राइफल हर बार नहीं जाता. इट इज नॉट अ परमानेंट रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट जाते हैं. सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. सो ऑल 4 गॉन. Evicarin is the only bilateral military exercise that India conducts exclusively with Maldives, since latter does not participate in any trilateral defense activity with India. Wrong. There are so many multilateral military exercises जिसमें Maldives participate करता है ना. इस स्टेटमेंट में आपको दो एक्सट्रीम वर्ड्स मिल रहे हैं. पहला के इज दी ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है और दूसरा है डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ट्राइलैटरल डिफेंस सर्विस. व्हाई?
ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये भी गया, तो आइदर वन ओनली और टू ओनली। द नेम एक्यूवर्निन रेफर्स टू फ्रेंड्स इन ध्रुवी, ये करेक्ट है। रिफ्लेक्टिंग द डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया सागर डॉक्ट्रिन, करेक्ट। सो द आंसर इज टू ओनली। both those two statements are correct, so two only statement, ठीक है। now this is the final question. The final question was final article was regarding हंस, जो हमारा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बनना था उसके बारे में है, जो इंडिजिनियसली बिल्ट है। with reference to the Hans 3NG and Saras Mk2 aircraft, consider the following statements. Hans 3NG is India's first all composite two-seat trainer aircraft designed to reduce the dependence on foreign pilot trainers, correct. Statement 1 is correct. Saras Mk2 is 19-seater aircraft specifically designed, no 19-seater सवाल ही पैदा नहीं होता है, so 2 is gone, so 2 गया, the only correct answer is D, 1 and 3 only, ठीक है। so I hope you students are at least attempting these MCQs. Unless you attempt the MCQs, आपका ब्रेन ट्रेन नहीं होगा, आपको टेम्परामेंट की जरूरत होगी, है ना। ऑन दीज लाइन्स मैं आपको, जैसे मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ और पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि 9 दिसंबर से हमारा प्री फिट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। प्री फिट, जिसके डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये प्री फिट प्रोग्राम जो है, इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, यूपीएससी, एपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन जो आप देते हो। ऑल्सो जो ACIO है या CAPF है, इसके लिए ये बहुत यूजफुल है। आपका प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा इफ यू फॉलो दिस प्रोग्राम, है ना। इसमें क्या है, इसमें है 15,000 MCQs विथ डिटेल एक्सप्लेनेशंस। इसमें से 3000 प्लस MCQs जो है वो YouTube पे आएंगे, जिसमें लाइव होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको मैं आपके साथ हर रोज 25 MCQs डिस्कस करूंगा, उसके ऑप्शंस डिस्कस करूंगा, उसको एलिमिनेशन कैसे होता है वो होगा। हर रोज 1 घंटे का ये वीडियो होगा, मंडे टू सैटरडे। हर रोज एक सब्जेक्ट लिया जाएगा, जैसे कि मंडे को ज्योग्राफी, ट्यूसडे को एनवायरमेंट, वेडनेसडे को पॉलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड लाइकवाइज। इसमें हम 3000 MCQs डिस्कस करेंगे एंड द अदर सेक्शन इज 12,000 MCQ का टेस्ट सीरीज। ये इसमें 120 टेस्ट है, जिसमें अगर इसको बाइफर्केशन में आपको बताऊं तो 30 इजी है, 30 मीडियम है, 30 जो है वो है डिफिकल्ट, 10 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 10 जो होंगे वो PYQ बेस्ड टेस्ट होंगे एंड 10 जो होंगे वो CSAT के हैं। ये सारे 120 टेस्ट, 12,000 MCQ, 3,000 MCQ, it total combines it, what we call it as the Prelium ecosystem. इस इकोसिस्टम में you will get access to the 15,000 MCQs, which implies कि आप 15,000 MCQs के थ्रू 60,000 ऑप्शंस पढ़ोगे, 60,000 ऑप्शंस, जिसमें से 15,000 ऑप्शंस करेक्ट है एंड 45,000 ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ये जो 15,000 MCQ, 15,000 करेक्ट ऑप्शंस जो है, दैट विल बिल्ड योर कंटेंट, और ये जो 45,000 इनकरेक्ट ऑप्शंस है, दैट विल ट्रेन योर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट ऑप्शंस, है ना। किसी भी बेस्ट पॉसिबली प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल को भी एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 30-35 या मैक्सिमम 40 के आसपास ही 100% सर्टेनिटी के साथ आंसर्स आता है। रिमेनिंग 65-60% में पीपल टेक इन्फॉर्म्ड गेसेस। वो इन्फॉर्म्ड गेस को प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट करके सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डेवलप द टेम्परामेंट ऑफ एलिमिनेटिंग इनकरेक्ट ऑप्शन। उसके लिए 45,000 जो ऑप्शन है वो आपको हेल्प करेंगे। ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, अगले 5 महीने 9 दिसंबर से लेकर आपके प्रीलिम्स तक आप इन 15,000 MCQs को रेगुलर बेसिस पे अगर एक्सेस करते हो, सॉल्व करते हो, तो देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू फेल इन प्रीलिम्स ऑफ APSC। आपका UPSC का प्रीलिम्स का प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा इफ यू आर प्लानिंग टू गिव UPSC एज वेल। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, सारे सब्जेक्ट्स है, ठीक है।
All right, let's come back to the today's discussion. The first article is regarding climate resilient cities and the limits of the global indices. बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, जो डिटेल कंटेंट है ये तो आप पीपीटी से या पीडीएफ से पढ़ सकते हो, जो कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है. अगर आप सीएनए को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आई कैन अश्योर यू, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर या कोई मंथली मैगजीन, आपको कुछ और करंट अफेयर्स को फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, सो बैकग्राउंड क्या है कि कई बार यूएन के डिफरेंट एजेंसीज, कई एनजीओज अपना अपना इंडेक्सेस लेकर आता है, जिसमें वो लिवेबिलिटी इंडेक्स बता देंगे, अर्बनाइजेशन इंडेक्स बता देंगे, और वो इंडेक्सेस में सर्टेन मैट्रिक्स को करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि क्या ये मैट्रिक्स सही है एंड हाउ इंडिया हैज बीन परफॉर्मिंग, व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, व्हाट इंडिया हैज डन सो फार, और कौन से एरियाज है जिसको अभी ज्यादा एम्फेसिस करना जरूरी है, स्पेशली इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. तो इसको ये आर्टिकल डिस्कस करता है डिटेल्स में. कंटेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिवेबिलिटी के जो इंडेक्स है, अर्बन लिवेबिलिटी रैंकिंग, जैसे कि यूएन हैबिटेट सिटी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है, या ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है दूसरा इंडेक्स है, या सिटी रेजिलियंस इंडेक्स है तीसरा इंडेक्स है. ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस अलग अलग इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है ना. These are widely used for measuring the development levels and modernity of the urban centers. मुंबई का क्या रैंकिंग है, दिल्ली का क्या रैंकिंग है, गुवाहाटी का क्या रैंकिंग है, ये सब इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे उसको डाला जाता है, रैंकिंग में लाया जाता है. लेकिन जो रिसेंट कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुए, फ्लड्स के, साइक्लोन्स के, स्पेशली श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, फिलीपींस में, इन्होंने एक्सपोज कर दिया है क्रिटिकल फ्लॉस को इस इंडाइसेस के, क्योंकि ये इंडाइसेस ने इन कंट्रीज के कुछ सिटीज को काफी अच्छे से रैंकिंग दिया था, बट व्हेन इट केम टू नेचुरल हैजार्ड्स, व्हेन इट केम टू इश्यूज लाइक फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, दोज सिटीज कुड नॉट लिव अप टू द मार्क, लिव अप टू द रैंकिंग दे हेल्ड, है ना. तो इसीलिए क्रिटिकल ओवरव्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है टुवर्ड्स दीज इंडाइसेस. डिस्पाइट की इशू क्या है, डिस्पाइट बीइंग लेबल्ड एज मॉडर्न, जो देयर आर मेनी सिटीज व्हिच लैक सिस्टम्स दैट इंश्योर द बेसिक क्लाइमेट रेजिलियंस. ठीक है, जो करंट इंडाइसेस है वो लार्जली इकोनॉमिक और सर्विस इंडिकेटर्स के ऊपर ही फोकस करता है. पर कैपिटा इनकम कितना है, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, इसके ऊपर फोकस करते हैं. लेकिन क्लाइमेट के लिए वो कितना रेडी है, इसको वो इग्नोर कर देता है. जो इन आर्टिकल में जो कंसर्न्स हाईलाइट किए गए मेजर, वो है कि जो हाई रिस्क सेटलमेंट्स होती है किसी भी शहर की, उनको इग्नोर किया गया. जैसे कि जो ग्लोबल हब्स है या कैपिटल सिटीज है, सिर्फ इनको ऊपर ही फोकस करता है, लेकिन जो सेकेंडरी सिटीज है उनको इग्नोर कर देता है. मतलब अब अगर आपको इंडिया के केस में अगर एग्जांपल लेना है तो न्यू दिल्ली के बारे में बात करेंगे लेकिन गुड़गांव के बारे में बात नहीं करेंगे, मुंबई के बारे में बात करेंगे लेकिन न्यू मुंबई के बारे में बात नहीं करेंगे, पुणे के बारे में बात करेंगे लेकिन पिंपरी चिंचवड के बारे में बात नहीं करेंगे. लाइकवाइज जो मेजर ग्लोबल सिटीज है उसके सराउंडिंग पेरिफेरल रीजन में जो बड़ी सिटी है, सेकेंडरी सिटी है, जो कि फर्स्ट सिटी के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है, उसके बारे में ये डिस्कशन ही नहीं करता. बिकॉज ऑफ विच ये जो रीजन्स है, these end up absorbing burnt of the climate hazards, because वो इस इंडाइसेस के आउटसाइड में. देखिए, सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि ये जो इंडाइसेस है दे हैव सम स्ट्रक्चरल ब्लाइंड स्पॉट्स, जिनको बेसिक, फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स, मेट्रो लाइंस एक्सेट्रा, इनको पूरा एम्फेसिस कर लेंगे. लेकिन अगर अचानक से बारिश आ गई तो ड्रेनेज सिस्टम जो है, क्या वो उतना बारिश को ले सकती है. फॉर एग्जांपल, आई डोंट लाइक, प्लीज डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग मैनर, लेकिन गुवाहाटी की अगर आप हालत देखोगे तो गुवाहाटी के काफी सारे ऐसे रास्ते हैं कि आधे घंटे के बारिश के बाद में वो पूरा चोकअप हो जाता है. मुंबई में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है कि एक दिन बारिश होगी और पूरा सिटी हॉल्ट हो जाएगा. तो वो कहा, तो आपके लिवेबिलिटी इंडेक्स में ये कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है कि अगर आपके यहाँ पे ड्रेनेज जो जहां से पानी बहना चाहिए, गटर वाला जो सिस्टम है, वो उसको क्यों
मेजर नहीं किया जाता कि वो क्लाइमेट रेजिलियंट या क्लाइमेट रेडी नहीं है, इनको इग्नोर किया जाता है. दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल ब्लाइंड स्पॉट्स. देर आर सर्टन मिसिंग डायमेंशंस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ड्रेनेज कैपेसिटी के बारे में बात नहीं करते हैं क्लाउड बर्स्ट में, है ना, या फिर जो स्लोप स्टेबिलिटी होता है, जो हिल साइड में कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे अगर आप हिमाचल में शिलोंग या मनाली जैसे जगहों पे जाओगे तो हिल साइड के स्लोप पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है विदाउट स्टेबलाइजिंग द स्लोप, इसको ये इंडाइसेस इग्नोर कर देती है. या जो इनफॉर्मल हाउसिंग होता है, जो गिया टेम्पररी मोबाइल बिल्डिंग्स जो बनती है, उनके जो सेफर अल्टरनेटिव्स है उनको इग्नोर कर देता है. या जो अर्ली वार्निंग या इवैक्यूएशन सिस्टम्स है, इसको कैलकुलेशन में ही नहीं लाता. लेट्स से नोएडा को हाई रैंकिंग मिल गया, लेकिन नोएडा के रैंकिंग में उन्होंने ये मेजर ही नहीं किया कि अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लड हुआ, तो अर्थक्वेक हुआ तो इवैक्यूएशन मेजर्स कितने स्ट्रांग है, फायर हुआ तो फायर से डील करने के लिए जो सपोर्टिंग एजेंसी सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो कितना स्ट्रांग है, उसका कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है. बिल्डिंग बनने जा रही है 2025 के स्टैंडर्ड की, लेकिन जो फायर एलिमिनेशन जो सिस्टम है वो अभी भी 1980s के ही यूज कर रहे हैं. ये जो डिफरेंस है ये इनविजिबल हो जाता है, ये मिसिंग डायमेंशंस में चला जाता है. The next is political economy and misallocation of resources, meaning जो इंडाइसेस है ना, ये गवर्नमेंट के डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है. तो जिस इंडाइसेस के बेसिस पर रैंकिंग होता है उन ही पैरामीटर्स को गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, ज्यादा फंड एलोकेशन उधर चले जाता है ना. जैसे कि रोड का क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर इंडाइसेस अगर कैलकुलेट कर रहा है तो मैक्सिमम फंड्स रोड कंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है. लेकिन रोड के नीचे से जो गटर बह रही है, जो रिवर ड्रेनेज को वो सप्रेस कर रही है, उसका इंडाइसेस में कैलकुलेशन होता नहीं है. तो उनकी क्लीनिंग, उनका डिसिल्टिंग, उनका मेंटेनेंस, इसके तो तरफ पैसा जाता ही नहीं है. तो सिटी एक तरीके से चोक हो जाती है. जो प्रोजेक्ट विजिबल है, जैसे कि ब्रिज बन गया, मेट्रो लाइन आ गई, स्काई लाइन आ गई, ये दिखता है आंखों को तो उनमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है. लेकिन जो इनविजिबल है, जैसे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, डस्ट कंट्रोल करना है, वाटर प्यूरिफिकेशन के जो इंस्टॉलमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये इनविजिबल चीज है, ये लोगों को तुरंत दिखाई नहीं देती है, इंडाइसेस में दिखती नहीं, इसलिए वो इग्नोर हो जाती है. Then the major constraint is inequity and mispricing of risk. मतलब जो फ्लड प्रोन जोन्स है, अभी मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि मुंबई में लैंड प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग है, बहुत ज्यादा हाई रेट पे मुंबई में लैंड जाता है, लेकिन वो सिर्फ लैंड के ऊपर वाला कैलकुलेशन होता है. ये जो है ना द मिस प्राइसिंग ऑफ रिस्क, वहां पे इस रिस्क का प्राइस ही नहीं आता है कि भाई अगर यहाँ पे फ्लड आया, हेवी रेन हुआ, तो उसमें जो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, पार्किंग एरियाज, यहाँ पे अगर पानी भर गया तो जो मॉनेटरी नुकसान होने वाला है उसका प्राइसिंग में रिस्क कैलकुलेट ही नहीं होता है. सो मिस प्राइसिंग ऑफ रिस्क, इनइक्विटी, ये उस कंटेक्स्ट में दिया हुआ है. अब इसके कुछ ब्रॉडर इंप्लीकेशंस भी है, जैसे कि जो अर्बन मॉडर्निटी जो है दैट हैज टू इंक्लूड द क्लाइमेट रेजिस्टिविटी, क्लाइमेट रेजिलियंस को इसको इंक्लूड करना ही चाहिए. क्या इस सिचुएशन को डील करने के लिए कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रेजेंट है या कुछ भी नहीं है दुनिया में? तो ऐसा नहीं है. दुनिया में ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम को, डिजास्टर रेजिलिएंट सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए सेपरेट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश्ड है. जैसे कि सेंदाई फ्रेमवर्क है, सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, जो 2015 से 2030 के बीच में है. या फिर यूएन हैबिटेट का न्यू अर्बन एजेंडा 2016. ऑल्सो वी नो के आईपीसीसी का है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है उसका भी एनुअल रिपोर्ट जो आता है 6, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द अर्बन क्लाइमेट रिस्क फ्रेमवर्क, है ना. तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल लेवल पर कुछ अभी फ्रेमवर्क अवेलेबल, लेकिन इस फ्रेमवर्क को पॉलिसी में कन्वर्ट करके उसको इंप्लीमेंट करना इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट. All right, so this particular issue was relevant from the perspective of the mains. I would request you sincerely to please pause the video and try and attempt this MCQ. इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कल वाले सीएनए में इस इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बिफोर द डिस्कशन ऑफ द आर्टिकल्स.
So this is the second article. This article is regarding critical minerals. ठीक है, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप समझ लीजिए क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या। क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स ये ऐसे मिनरल्स है कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, एंड जो भी अवेलेबल है उसका 90% से ज्यादा मोनोपोली अकेले चाइना का है। सो 21st सेंचुरी में अगर क्रिटिकल मिनरल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो यू आर इन अ बिग ट्रबल। इंडिया as a contender of a leader of 21st century needs to secure access and control over critical minerals, है ना। फिर EVs हो गया, बैटरीज हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई भी सिस्टम हो उसमें क्रिटिकल मिनरल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। तो उसके बारे में ये पॉलिसी लाया। सो मोटा मोटी इसमें आपको इंफॉर्मेशन पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन जो हाई पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट इज 7,200 करोड़ का रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम। ये मैग्नेट के बारे में है ये स्कीम, मैग्नेट क्या होते हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। एंड देयर इज 1,500 करोड़ 1,500 करोड़ स्पेसिफिकली गिवन इन अ स्कीम दैट इज मेंट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ऑलरेडी इन यूज क्रिटिकल मिनरल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी ऑफन फोकस ऑन लुकिंग फॉर न्यू मिनरल्स, एक्सट्रैक्टिंग देम, प्रोसेसिंग देम, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो यूज्ड है ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है उनको रिसाइकल करके, रीफर्बिश करके, रीडिजाइन करके फिर से यूज में लाया जाए। इसके लिए 1,500 करोड़ का जो दिया है स्कीम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्नॉलेजेस दैट माइनिंग अलोन डज नॉट generate strategic or economic value unless it is accompanied by domestic processing of those minerals and refining capacity. Especially जो recently global disruption हुआ है because of the China US trade war, उसके वजह से it becomes very important कि हम इसको secure कर लें। पहले समझ लेते कि ये REPMs क्या है। REPM का मतलब होता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है क्या? ये है हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटल्स लाइक नेडोमियम, पैरासोडियम, डिस्प्रोजियम एक्सेट्रा। ये मिनरल्स के आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ये इतने यूनिक है कि आपके ऑप्शंस में देख के आप उनको एलिमिनेट कर दोगे। बट ये समझिए कि रेयर अर्थ मिनरल से बनता है ये मैग्नेट। ये मैग्नेट हैज एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो इट कैन रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर। इसके मेजर एप्लीकेशंस किस में आ जाते हैं? जो ईवी का व्हीकल्स है उसके मोटर्स में, या जो विंड एनर्जी जनरेशन है उसमें, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में, एरोस्पेस सिस्टम में, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, स्पेशली मिसाइल गाइडेंस सिस्टम या नेवल सिस्टम्स में। ओके अब तक जो की इशू हम लोगों ने हाईलाइट कर पाए उसमें एक आता है कि इंडिया हैज क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स है, लेकिन क्या नहीं है, इंडिया के पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। जितना क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के पास अवेलेबल है उसको प्रोसेस करने का कैपेसिटी नहीं है। आज भी चाइना 90% क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेस करता है, एंड दैट इज व्हाई इन द इकोसिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन चाइना का ये प्रोसेसिंग कैपेसिटी एक्ट्स एज अ चोक पॉइंट, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट इन इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डोमेन। क्यों मैटर करता है? जैसे कि लिथियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकेल हुआ, ग्राफाइट एंड अदर जो है ना, ये इंडिस्पेंसिबल है किस सिस्टम के? जहां जहां रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगी, जहां जहां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात होगी, जहां जहां सेमीकंडक्टर्स की, कंप्यूटिंग की बात होगी, वहां वहां ये क्रिटिकल है। टेली कम्युनिकेशन या फार्मास्यूटिकल्स या डिफेंस सिस्टम, इन सब में ये बहुत क्रिटिकल है।
जैसे मैंने कहा कि चाइना 90% करता है, तो इट हैज बिकम द ग्लोबल चोक पॉइंट। करंटली इंडिया का स्टेटस ये है कि इंडिया ऑलरेडी हैज माइंस एंड प्रोसेसेस फ्यू क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि कॉपर हुआ, ग्राफाइट हुआ, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम एक्सेट्रा, ये करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत अंडर पावर्ड है। वी नीड मोर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मोर प्रोसेसिंग पोटेंशियल। रिफाइनिंग जो है वो बस लिमिटेड है, आइदर इट इज इन स्केल और इट इज इन क्वालिटी। आइदर हम बहुत कम क्वांटिटी में कर पाते हैं रिफाइन, या जो जिस क्वालिटी में रिफाइन कर पाते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। चैलेंजेस इंडिया फेसेस, ऑब्वियसली अगर 90% चाइना से ही आ रहा है तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिलाई हेवीली ऑन द इंपोर्ट, हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी आ जाती है। फिर जो मिड स्ट्रीम कैपेसिटी है वो बहुत वीक है। इन्वेस्टमेंट रिमेन्स रिस्की क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलाटाइल है और गारंटीड डिमांड भी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ये पॉलिसी में कुछ की स्टेप्स दिए है फॉर बिल्डिंग द प्रोसेसिंग कैपेसिटी। पहला स्टेप, 5 स्टेप दिए। पहला है कि ट्रांसफॉर्म सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इनटू इंडस्ट्रियल इनोवेशन हब्स। अभी हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनको कन्वर्ट करना है इंडस्ट्रियल इनोवेशन हब में। या जो सेकेंडरी रिसोर्सेस है उनको अब अनलॉक करना जरूरी है। सेकेंडरी रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया करंटली जनरेट्स 250 मिलियन टन्स पर ईयर कोल फ्लाई ऐश। जो कोयला जलता है उसके जो राख बनती है, दैट इज कॉल्ड कोल फ्लाई ऐश। इट कंटेंट्स लाइट एंड हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स। उसको अगर हम निकाल पाते हैं, उसको प्रोसेस कर पाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके रीयूज कर पाते हैं, तो दैट विल ऐड टू आवर कैपेसिटी। ऐसे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे कि रेड मड जो होता है एल्यूमिनियम से जनरेट जो होता है एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग, उससे गैलियम निकल सकता है, या जिंक रेसिड्यू से कोबाल्ट बन सकता है, स्टील स्लैग से वैनेडियम बन सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज बन जाते हैं, इनको भी अगर हम लोग अनलॉक कर पाते हैं तो वी कैन स्ट्रेंथन आवर कैपेसिटी। थर्ड इज कि हमें स्किल्ड वर्कफोर्स जनरेट करना होगा। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ इस प्रोजेक्ट के अंदर दिए गए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें डिप्लोमा कोर्स हुआ या ट्रेनिंग एट द जॉब हुआ, ऑन ओजेटी जिसे कहा जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो दिया गया है। नाउ वी हैव टू डी रिस्क दिस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इंडिया, यूएस का एक स्टाइल है ऑफ टेक कमिटमेंट्स का एंड प्राइस गारंटी का, वैसा कोई पॉलिसी लेके आ सकता है, जैसे कि जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट प्राइस की गारंटी दे देता है, या जैसे, या फिर मैंडेट कर दो कि डोमेस्टिक सोर्सिंग फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जैसे कि डिफेंस, फार्मा या इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें आप पॉलिसी में मैंडेटरी कर दो कि आप जो क्रिटिकल मिनरल यूज करोगे वो डोमेस्टिकली सोर्स्ड होने चाहिए। ऐसे अगर आप बूझ देते हो तो लोकल इंडस्ट्री है उसके पास गारंटेड बायर आ जाता है। फिर जो डिप्लोमेसी का पार्ट है, मिनरल डिप्लोमेसी, उसको स्ट्रेंथन करना होगा बाय डेवलपिंग vested interest and value addition chain along with the countries which are good players in critical minerals. हमारा long term policy should be to develop the ability to convert mined ores into a high purity material. All right, so I would again request you to pause the video and try and attempt this MCQ. I will solve this MCQ with you in tomorrow's CNN before we start the lecture. The third article is about invasive alien plants in India. ये आपके GS3 एनवायरमेंट इकोलॉजी का हिस्सा है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले जो 3 आर्टिकल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, इसलिए उनको हम क्विकली विल गो थ्रू देम, विल रन थ्रू देम। मैं आपको उन 3 आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो बता दूंगा और उसके MCQ आपके साथ कल डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। यह है इन्वेसिव एलियन प्लांट्स। इन्वेसिव एलियन प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट लोकल नहीं है, कहीं बाहर से आ गए, उस लोकल टेरिटरी में एस्टेब्लिश हो गए और वो इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं कि जो लोकल ट्रीज है, लोकल प्लांट्स है, उनके लिए वो थ्रेट बन चुका है। फिर लोकल प्लांट्स को ऑक्यूपाई कर देते हैं, उनके साथ कम्पीट करते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं एंड दे आउटग्रो द लोकल प्लांट्स और वही कॉन्कर कर लेता है। सो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है इन्वेसिव एलियन प्लांट्स। तो
एक नया स्टडी पब्लिश हुआ है नेचर सस्टेनेबिलिटी में, उसमें ये देखा गया है कि जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, ये जो इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीशीज है, दे आर स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडिया एट अनप्रेसिडेंटेड रेट। बहुत ज्यादा स्पीड में ये बढ़ रहा है। ये एक्सपांशन जो है ना, ये इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड, ट्रिगर्ड एंड ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, लैंड यूज में जो ऑल्टरेशन आ रहे हैं उसमें, बायोडाइवर्सिटी लॉस में, एंड डिसरप्टेड फायर रेजिम्स की वजह से। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है स्केल का, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कि 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्मॉल होल्डर फार्मलैंड जो है जहां पे वो स्प्रेड हो चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या एनुअली कितना हुआ है, एक्सटेंट कितना है, ये सब डेटा दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, ये मेजर इन्वेसिव स्पीशीज कौन से है, जैसे कि लैंटाना कमारा है, मोस्ट डोमिनेंट है इंडिया में, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। क्रोमोलिना ऑर्ड्राटा जो फास्टेस्ट एक्सपांडिंग एलियन स्पीशीज है, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर के स्पीड से वो बढ़ रहा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर। इट्स अ मैसिव रेट एट विच दिस इज एक्सपांडिंग। फिर है जूलीफ्लोरा, प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा या मिकानिया मिनकांटा, ये कुछ कुछ है जो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आप इन 2 के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। सेकेंड पार्ट जो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो है कि ये वल्नरेबल रीजन्स कौन से है जिस जहां पे ये स्प्रेड हो रहा है। एक है शिवालिक और तेराई का बेल्ट, हिमालयस का सेक्शन। दूसरा है दुआर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहां पे दुआर एक्सेस करता है वहां पे। फिर अरवलीज, दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस रीजन में आता है दंडकारण्य, सेंट्रल इंडिया में। फिर वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी के एरिया में, और ड्राई ग्रास लैंड एक्सेट्रा। इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्पीशीज जो पहले एरिड जोन्स में रहते थे, नाउ दे आर शिफ्टिंग टू हिमालयस एंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दैट एक्सप्लेन्स ह्यूज रैपिड एडेप्टेशन टू द न्यूअर क्लाइमेटिक कंडीशंस। आप देख सकते हैं इससे कि इनका एडेप्टेबिलिटी कितना है, कि डेजर्ट में रहने वाले स्पीशीज अब हिमालय तक पहुंच चुके हैं। इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसको आप यहां से देख सकते हैं, बट ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइमेट वार्मिंग, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ऑल्टर्ड फायर रेजिम एक्सेट्रा, दीज आर द कॉजेस व्हिच हैव लेड टू दिस डिसरप्शन। कुछ रिलेवेंट कन्वेंशंस है, लेकिन ये आप आपके जो बेसिक आप पढ़ते हो एनवायरमेंट इकोलॉजी में, उसमें ये कवर्ड होता है। Please pause the video and try and attempt this MCQ so that tomorrow when we discuss these MCQ, you will be able to understand the answers and the background of it. Next article is INS तारागिरी। ये जैसे मैंने कहा कि INS तारागिरी जो है वो एक न्यूली लॉन्च वॉरशिप है, इंडक्ट की गई है इंडियन नेवी में। ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। मैं यहीं पे आपके की फीचर्स लिख देता हूं सो दैट आप आगे जब देखोगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है INS तारागिरी। ये क्या है? ये स्टिल्थ फ्रिगेट है। स्टिल्थ फ्रिगेट, स्टिल्थ का मतलब होता है कि जो रडार पे डिटेक्ट ना हो उसे कहा जाता है स्टिल्थ। ठीक है, ये नीलगिरी क्लास का है। ये नीलगिरी क्लास क्या होता है ये आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट 17 है स्टिल। अभी ये इसका इंजन कैसा है, पावर कैसा है, ये देख लो। ये डीजल एंड गैस के ऊपर है, कंबाइंड, मतलब डीजल के ऊपर भी चलेगा और गैस के ऊपर भी चलेगा, ऐसा इसका पावर स्ट्रक्चर है। इससे ज्यादा आपको सिर्फ एक पार्ट इंपॉर्टेंट है कि कितना ज्यादा इक्विप्ड है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। Like I mentioned, INS Taragiri is a project 17A. Under project 17A, it's Nilgiri class advanced stealth frigate, कुछ ऐसा दिखता है वो। माझगांव डॉक जो है उसने इसको बनाया, मुंबई में है माझगांव डॉक, उसने बनाया।
इट हैज स्टेल्थ डिजाइन, रडार, acoustic एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस करके दुश्मन के सामने विजिबिलिटी एज गुड एज जीरो कर देता है। प्रोपल्शन इसका है कंबाइंड डीजल और गैस सिस्टम विद डीजल इंजन एंड गैस टर्बाइन। सेंसर्स एंड वेपन्स में ब्रह्मोस है, MF स्टार है, मल्टी फंक्शन रडार है ये, MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल है, डिफेंस एयर डिफेंस मिसाइल कॉम्प्लेक्स है ये, टॉर्पेडोज, रॉकेट्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये सबसे इक्विप्ड है, स्टेट ऑफ द आर्ट ये है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। और इसमें 75% ऑफ द कंपोनेंट्स आर इंडिजिनस। ये मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, डिफेंस का भी मेक इन इंडिया में, इसके ऊपर से आपको एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि 75% ऑफ इट्स कंपोनेंट आर इंडिजिनस इन नेचर। अगेन प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस MCQ. दिस इज आवर लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे और इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इससे प्रीलिम्स के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में एज एग्जांपल इसको आप कोट कर सकते हो। वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025, ये वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर रेजिलियंस हुआ इंडिया में, देहरादून में। उन्होंने, हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, he announced major upgrades to the Uttarakhnd's early warning system, including 6 weather radars, 33 observatories and 142 AWS stations. ये है क्या वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर रेजिलियंस, bringing together the scientist, policymaker, practitioner, academics and the workers on ground, एक जगह पर लेकर आके उनके बीच में डिस्कशंस वगैरह होता है। ये देहरादून में हुआ। सिंपल MCQ, इससे बियॉन्ड इसके बारे में ज्यादा समझने की जानने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे। These are our smart books, one stop solution है ये। अब SMS मीडियम में भी अवेलेबल है। फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर ऑन स्क्रीन। सो थैंक यू वेरी मच। वी हैव ऑब्जर्व दैट यू आर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स एंड आप रीच आउट कर रहे हो, बता रहे हो कि क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कितना अच्छा आपको लग रहा है। सो वी आर होपिंग फॉर फर्दर इंटरेक्शन। प्लीज लेट अस नो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट द MCQs। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सारे क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे इन टुमारो CNN। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।